सो द गोल ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या गोल था, जैसे कि आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन इन ह्यूमन डीएनए में जितने भी जीन्स मिल रहे हैं उसके बारे में पता लगाना और फिर क्या करना, उनकी सीक्वेंसिंग करना। तो अप्रोच दो थे, दो अप्रोच में एक था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग यानी कि जो कोडिंग सीक्वेंस है उन्हीं के ही बारे में सीक्वेंस निकाला जाए, और दूसरा अप्रोच था सीक्वेंस एनोटेशन यानी कि टोटल जितना है सब निकालो, है ना। जस्ट लाइक कि ये वाले फिर काम छोटा नजर आ रहे हैं कि जो काम का है, जो कोडिंग सीक्वेंस है उन्हीं के बारे में पता लगाएंगे, ताकि इससे क्या होगा, थोड़ा पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी। तो इनका ये अप्रोच था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ओशन बायोलॉजी में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। इसको हम पढ़ते हैं एक स्टोरी की तरह। तो क्या होता है, स्टार्ट होती है बात 1990 से। उस टाइम पे क्या हुआ था, कई सारे साइंटिस्ट मिल करके उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना ह्यूमन का जीनोम निकाले। जीनोम यानी कि टोटल जीन ऑफ द ह्यूमंस। तो ये सारी सीक्वेंसिंग अगर पता चल जाएगी ह्यूमंस की, तो फिर इजी हो जाएगा कोई भी डिसीज को क्योर करना। क्योंकि अगर हमको पूरा मैप अगर पता रहता है तो हमें इजी रहता है ना कि कहाँ पे कौन सी चीज है। तो वैसे ही ह्यूमंस का जितना टोटल जीन है उसको जीनोम बोलेंगे, और टोटल जीन की सीक्वेंसिंग के बारे में अगर पता रहेगा तो इजी रहेगा कि डिसीज को क्योर किया जा सके। तो आइए देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, कैसे कैसे किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखिए, द एंटायर डीएनए in the haploid set of chromosomes of an organism is called genome। यानी कि entire gene of the chromosome उसको क्या बोला जाएगा, genome। In human genome, DNA is packed in 23 chromosomes। As we know that we have 23 pair of chromosomes। Human genome contains about 3 into 10 the power 9 base pairs। ये हमको अब पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ये सारी चीजें क्लियर नहीं थी कि कितने बेस पेयर्स पाए जा रहे हैं और उनकी सीक्वेंसिंग क्या है। वही तो पता करना था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, 1990 से स्टार्ट हुआ और जाकर के एंड हुआ 2003 तक का, ठीक है। हालांकि क्रोमोसोम नंबर 1 है उसको 2006 तक का जाके फाइनली हुआ था। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट कहलाया जाता है, इसमें काफी टाइम लग गया था। Was the first mega project for the sequencing of nucleotides and mapping all the genes। ठीक है, जितने जीन्स है उनकी मैपिंग करना ह्यूमन जीनोम की, तो यही प्रोजेक्ट में था। और इसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था, विद द कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इस ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके काम किया था। इनमें जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। द गोल ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या गोल था, जैसे कि आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में जितने भी जीन्स मिल रहे हैं उसके बारे में पता लगाना, और फिर क्या करना, उनकी सीक्वेंसिंग करना। सीक्वेंसिंग क्या हो गया, हाँ ठीक है, सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स ऑफ ह्यूमन डीएनए। तो जितने 3 बिलियन बेस पेयर्स मिल रहे थे उनकी सीक्वेंसिंग यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो किस मैनर में अरेंज्ड है, जैसे एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो इसके जो सीक्वेंस होते हैं, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, और एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से जितने भी ह्यूमंस होते हैं सब में अलग अलग तरीके से मिलता है। तो वही सारी चीजें पता लगाना। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। अब इतना ज्यादा है तो उसको स्टोर भी करना है डेटाबेस में, तो वो भी साथ ही साथ पैरेलली चल रहा था। सीक्वेंस ऑफ ह्यूमंस जीनोम को पता लगाना है और फिर उसको स्टोर भी करके रखना है। अब उसको स्टोर करके रखना तो पैरेलली एक चीज और डेवलप हो रही थी, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो डेटा को एनालाइज करना और उसको फिर डेटाबेस में स्टोर करके रखना, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी धीरे धीरे साथ साथ में डेवलप हो रहा था। Transfer related technologies to other sectors, address the ethical, legal and social issues। ठीक है, तो जितने सोशल इश्यूज हैं, लीगल और एथिक्स, इन सबको दिमाग में रखते हुए फिर ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को किया जा रहा था। इट इन्वॉल्व्स 2 मेजर अप्रोचेस। तो गोल हमने समझ लिया, अब किस तरीके से अप्रोच किया जा रहा था। सीक्वेंसिंग जो करी जा रही थी, निकाली जा रही थी ह्यूमन जीनोम की, तो उसमें इन्होंने 2 स्टेप्स में मतलब 2 चीजें फॉलो करी। क्या, एक तो फॉलो किया कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स,
यानी कि इसमें क्या किया जा रहा था, फोकस किया जा रहा था केवल आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। हमने पढ़ा रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए से जब आरएनए बनाया जा रहा था दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए में जो भी सीक्वेंसेस हैं सबके सब क्या है, कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। उन्हीं कोडिंग सीक्वेंसेस इन यूकैरियोट्स ना, तो उन्हीं कोडिंग सीक्वेंसेस को यूज करते हुए फिर ट्रांसलेशन किया जाता है जिसमें प्रोटीन बनाई जाती है। तो एक अप्रोच ये था कि जितने भी कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उन्हीं को ही लेकर के हम मतलब निकाला जाए कि क्या क्या कोडिंग सीक्वेंसेस के जीन्स हैं, उनकी सीक्वेंसिंग क्या है। दूसरा क्या था, दूसरा अप्रोच ये था सीक्वेंस एनोटेशन, यानी कि सीक्वेंसिंग होल सेट ऑफ जीनोम। तो मतलब दो अलग अलग ग्रुप वाइज थे, जिसमें इस वाले ग्रुप में क्या था इन लोगों का अप्रोच कि जितना भी जीनोम है सब पहले निकाल लो, मतलब सबकी सीक्वेंसिंग पता कर लो, फिर बाद में देखा जाएगा कि कौन से सीक्वेंस है जो प्रोटीन कोड कर रहे हैं और कौन से है जो नहीं प्रोटीन कोड कर रहे हैं, यानी कि कौन से कोडिंग सीक्वेंस है और कौन से नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। तो इनका अप्रोच ये था कि जितना जीनोम है सबकी क्या कर लो, सीक्वेंसिंग कर लो, सेट ऑफ जीनोम कंटेनिंग ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, चाहे वो कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग हो, सबको सीक्वेंस करो एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस। बाद में फिर वो असाइन कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन कि कौन सा कोडिंग है कौन सा नॉन कोडिंग है। तो अप्रोच दो थे, दो अप्रोच में एक था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, यानी कि जो कोडिंग सीक्वेंस है उन्हीं के ही बारे में सीक्वेंस निकाला जाए, और दूसरा अप्रोच था सीक्वेंस एनोटेशन, यानी कि टोटल जितना है सब निकाल लो, है ना। इट इज जस्ट लाइक कि ये वाले थोड़े कामचोर टाइप ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो जो काम का है, जो जो कोडिंग सीक्वेंस है हम उन्हीं के बारे में पता लगाएंगे, ताकि इससे क्या होगा, थोड़ा पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी। तो इनका ये अप्रोच था। बाकी जो नेक्स्ट थे सीक्वेंस एनोटेशन वाले में, तो इन्होंने सोचा कि जितना हम सबके बारे में पता करेंगे, सब सारे सीक्वेंसेस निकालेंगे, ठीक है। बाद में फिर उनको उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोचेस थे। सो अब प्रोसीजर क्या था, कैसे किया जा रहा था, तो ये क्या करना पड़ा, आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अ सेल, सेल से डीएनए को आइसोलेट कर लो, फिर कन्वर्ट इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स, तो उसको फ्रेगमेंटली डिवाइड कर दो। और जब ये फ्रेगमेंटली डिवाइड कर दिया जाएगा, तो फ्रेगमेंटली डिवाइड करने के लिए बाय द एंजाइम्स रहेंगे, उनकी हेल्प से फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए निकाल लिए जाएंगे। अब उसको क्या किया जाएगा, क्लोन किया जाएगा इन अ होस्ट, ठीक है। पर्टिकुलर होस्ट के साथ उसको क्लोन किया जाएगा, जैसे बैक्टीरिया ले लिया जाएगा या यीस्ट ले लिया जाएगा। और वेक्टर के साथ, वेक्टर, ये सारी चीजें आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। क्या होता है कि सेल से डीएनए लिया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, उसको फ्रेगमेंटली डिवाइड कर दिया जाएगा, और उस फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म के जीनोम के साथ, उसके डीएनए के साथ उसको क्लोन किया जाएगा। अब ये क्लोन करने के लिए एक किसी की जरूरत पड़ेगी, तो वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर क्या लिया गया, BAC बैक और YAC यैक। ये क्या है, बैक यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो वेक्टर की हेल्प से क्लोन किया जाएगा डीएनए को विद द बैक्टीरिया या फिर ईस्ट। फिर क्या है, सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रेगमेंट यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। तो इसमें आते हैं फेडरिक सेंगर के मेथड के थ्रू क्या किया गया, फिर वो सीक्वेंसेस निकाले जाने लगे कि क्या क्या मिल रहा है। तो अभी हम फर्दर और देखेंगे। तो क्या किया उन्होंने, अरेंज द सीक्वेंस बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है। अब जैसे कि जहां जहां से फ्रेगमेंट निकाल दोगे, तो कहाँ से कौन सा फ्रेगमेंट है, अब जैसे कि ये पेन हो गया, अब इसमें यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया, अब इसको ऐसे हमने छोड़ दिया, तो इसको अरेंज करना आपको, ठीक है। तो इसको जब अरेंज करोगे तो कैसे पता चलेगा, जैसे पजल खेलते हो तो पजल में एंड टू एंड रहते हैं ना कि अच्छा ये इसके साथ जुड़ रहा है, तो वैसे ही क्या किया था, सीक्वेंस किए ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस के साथ, ठीक है। जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स निकाल लिए, फिर उन्होंने सोचा कि ये जैसा था तो हम कैसे लगाए, अब नहीं पता कैसे था, तो देखा कि जहां जहां पे ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस मिल रहे हैं
तो उनको एक साथ लेकर के वहां पे सीक्वेंस कर दिया गया, अरेंज कर दिया गया। अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंसेस यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, और जो अलाइनमेंट किए गए थे यहाँ पे यूज किया गया था टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स की हेल्प से ये सारे काम किए गए थे। फिर सो देखो क्या किया गया है, सेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, तो मे बी लीवर ले लो और वहां से सेल को एक्सट्रैक्ट कर लो, और सेल को एक्सट्रैक्ट करने मतलब सेल को ले लो और फिर उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लो, और डीएनए देखो ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद और इसकी प्रिपेयर कर लो लाइब्रेरी, यानी कि इसके फ्रेगमेंट्स को बढ़ा लो। जितना नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स होंगे उतना इजी रहेगा जानने के लिए, क्योंकि कम सैंपल रहेगा तो दिक्कत होगी, मे बी वो खराब हो गया, कुछ गलती हो गई, तो फिर हाई चांस ऑफ रहेंगे कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो खराब हो जाए। तो इसीलिए उसको क्या कर लिया जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन अ सरफेस, और पूरा इसको अलग अलग सीक्वेंस कर लिया। सिंगल जीनोमिक फ्रेगमेंट्स लेकर के मेक थाउजेंड ऑफ कॉपीज, इसमें से कोई भी एक सिंगल जीनोमिक फ्रेगमेंट ले लिया जाएगा, उसकी थाउजेंड ऑफ कॉपी बना करके क्या किया जाएगा, जीनोमिक सैंपल इनटू सीक्वेंसिंग मशीन, और फिर इस मशीन की हेल्प से सीक्वेंस कर लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटेशनल एनालिसिस ऑफ डेटा। फिर ऐसे कंप्यूटर में वो जो डेटा है उसको एनालाइज कर लिया जाएगा फाइनली। ठीक है, तो यहीं से धीरे धीरे क्या होने लग गया था, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया था बायोलॉजी फील्ड में। देखो क्या था, Sanger has also developed method for sequencing of amino acids in a protein। तो सेंगर ने क्या किया था, जो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स थे उनको भी सीक्वेंस किया था इसी मेथड के थ्रू, यानी कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं इन अ प्रोटीन और उनका सीक्वेंस का मैनर क्या है। ठीक, DNA is converted into random fragments as there are technical limitations in sequencing very long piece of DNA। तो थोड़ा मुश्किल तो था ही, क्योंकि लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए था और ये जो फ्रेगमेंटली निकाले जा रहे थे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट किया जा रहा था, तो ये रैंडमली अरेंज हो जा रहे थे, तो दिक्कत तो आ रही थी, तभी ये मेगा प्रोजेक्ट कहलाया जा रहा है और इतना टाइम भी लग गया है ना। तो इसमें देखो क्या बताया गया अभी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, अगर ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं होता तो बहुत और ज्यादा मुश्किलें आ जाती इनको। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऐसे है क्या, क्या बताया कि ये एप्लीकेशंस है कंप्यूटर्स के, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस को और टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन, तो इसी को क्या बोलेंगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जितना भी डेटा निकलेगा सबको एनालाइज किया जाएगा विद द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और द डेटा एनालिसिस की थ्रू। सो देखो क्या, ऑफ द 24 क्रोमोसोम्स में से क्या है, 22 ऑटोसोम्स होंगे एंड एक्स एंड वाई जो होंगे ये क्या होंगे, जर्म क्रोमोसोम्स या कह लो सेक्स क्रोमोसोम्स। दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स जिससे जेंडर डिटरमाइन होता है। तो इसको तो हम पढ़ेंगे किसमें, जेनेटिक्स में। तो द लास्ट सीक्वेंस्ड वन इज क्रोमोसोम 1। ठीक है, लास्ट में कौन सा क्रोमोसोम सीक्वेंस किया गया था, क्रोमोसोम 1 को किया गया था। अच्छा, यहाँ पे कितना आना चाहिए है, यहाँ पे 23 पेयर्स में होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट सीक्वेंस क्या था, क्रोमोसोम नंबर 1 था। फाइनली एकदम जो एंड हुआ था जाकर के वो 2006 में हुआ था। 2003 में भी एंड माना गया, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 पे काम चल रहा था, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी, उसके जीन्स के बारे में नहीं पता चल पाया था। तो एकदम कंप्लीट जो प्रोजेक्ट हुआ जाकर के वो हुआ जाकर के 2006 में, तब जाकर के क्रोमोसोम नंबर 1 के बारे में पता चला था 2006 में। ठीक है, क्योंकि ये काफी लार्ज क्रोमोसोम था। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कितने मिल रहे थे। जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम वर जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, जिनको माइक्रोसैटेलाइट भी बोला जाएगा। तो देखो क्या बताया गया इसमें
कि जो जीनोम को फ्रेगमेंटली कट किया जा रहा था उसके जेनेटिक और फिजिकल मैप्स के थ्रू, तो क्या किया गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से ये सारे फ्रेगमेंट्स बनाए गए थे। इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। अगेन इसको हम पढ़ेंगे किसमें, बहुत ही अच्छे से बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूलर सीजर। DNA sequencing also have been done in bacteria। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ था, जो नॉन ह्यूमंस थे, ह्यूमंस के अलावा जो बाकी ऑर्गेनिजम्स थे, उनमें भी ये सारी चीज करी गई थी। दैट इज उनके सीक्वेंस को निकाला गया था, उनके जीनोम के सीक्वेंस को बैक्टीरिया में, ईस्ट में, और सेनोहेरिबिट्स एलिगेंस, यानी कि इसको सी एलिगेंस भी कहते हैं। ये क्या है, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। और किसमें किया गया था, ड्रोसोफिला में, प्लांट्स में कौन सा प्लांट, राइस का लिया था, एंड अराबिडोप्सिस का लिया गया था। ठीक है, तो ह्यूमंस के अलावा इन सारे ऑर्गेनिजम्स में भी इनके जीनोम की सीक्वेंसिंग करी गई। सो सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, क्या क्या फीचर्स हैं ह्यूमन जीनोम के, दैट इज ह्यूमन जीनोम कंटेन कितना 3164.7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस। इतने न्यूक्लियोटाइड बेसेस मिले, कितने, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स मिल रहे थे। टोटल नंबर ऑफ जीन इसमें कितने हैं, 30 जीन्स है, 30,000 जीन्स है। एवरेज जीन कंसिस्ट कितना, इसमें जो है 3000 बेसेस है जो एक्चुअल में कोड कर रहे हैं। बट साइज वेरी, इनके साइज वेरी करते हैं। लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन, जो कि कहां पाया जा रहा है, एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, इसमें कितने बेसेस मिले, 2.4 मिलियन बेसेस। ठीक है, इतने में से 3 मिलियन में से 2.4 मिलियन तो डिस्ट्रोफिन के पास ही जीन है। सो डिस्ट्रोफिन इज द लार्जेस्ट जीन, एंड ये किस पे मिल रहा है, क्रोमोसोम एक्स पे मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है डिस्ट्रोफिन के बारे में, उसकी सीक्वेंसिंग बताई गई है, तो ये पैटर्न्स यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। चलिए, और क्या सेलिएंट फीचर्स है, जैसे कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर सेम इन ऑल पीपल। ठीक है, तो हम में सब में 99.9% सीक्वेंसेस सेम है। फिर हम एक दूसरे से डिफरेंट कैसे, जस्ट बिकॉज 0.1% की वजह से हम एक दूसरे से डिफरेंस मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इतने मिलियन ऑफ बेस पेयर्स, यानी 3 मिलियन ऑफ बेस पेयर्स में से 0.1% ही है जो अलग है, सब में, सारे इंडिविजुअल्स में यूनिक है ये 0.1% वाला। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स आर अननोन। तो जितना सीक्वेंस निकाला गया उनमें से 50% जो जीन्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में नहीं पता लग सका। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन, क्रोमोसोम सबसे बड़ा था तो इसीलिए उसमें टाइम भी लग गया था। इसमें कितने जीन्स मिल रहे हैं, 2968 जीन्स मिलते हैं। वाई क्रोमोसोम जो होता है ना, ये सबसे छोटा होता है, इसमें 231 जीन्स पाए जाते हैं। तो देख लो लड़कों, तुम्हारा जो वाई क्रोमोसोम है उसमें बहुत ही कम जीन पाए जा रहे हैं, सबसे छोटा क्रोमोसोम है ये। वैसे लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, तो जितना जीनोम मिल रहा है उसमें से खाली 2% जीन है जो कोड करता है प्रोटीन के लिए, है ना। आई बात समझ में। देखो, वेरी लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ ह्यूमन जीनोम इज मेड ऑफ रिपीटेड यानी कि रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, यानी कि जो 0.1% की वजह से हम सारे ह्यूमंस एक दूसरे से डिफरेंट पाए जा रहे हैं। तो ये जो 0.1 है किसकी वजह से, इसमें 0.1% वाला जो है उसमें रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। अब रिपीटेड सीक्वेंसेस जो होते हैं सब में अलग अलग तरीके के मिलते हैं। जैसे कि कहोगे कि मैम 4 ही तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, तो 4 की वजह से इतने सारे लोग कैसे अलग हो गए। देखो, इसमें
कई सारे रिपीटेड सीक्वेंसेस मिल सकते हैं। जैसे कि मानो देखो पर्सन 1 है तो इसमें CTAGA, फिर GATA, वही GATA, 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 GATA। तो यहाँ पे रिपीटेड कितने हैं? ये 8 बार रिपीटेड है। मे बी यही सेम सीक्वेंस GATA यहाँ पे पर्सन 1 में 8 बार है, किसी और में 10 बार हो सकते हैं, किसी में 4 बार हो सकते हैं। देखो रिपीट जो ये पैटर्न है, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा लोगे तो कहोगे 4 न्यूक्लियोटाइड हैं और इनके हम सीक्वेंसेस बना ले रिपीटेड, और कि कोई भी सीक्वेंस बना ले, क्या सीक्वेंस बन रहा है। तो जैसे कि एक जैसे बना लो ए टी 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 ऐसे बना लो। लेकिन मान लो कि 2% है, 3% है जिनमें ये सीक्वेंसेस सेम मिल रहे हैं, लेकिन इनका रिपीट करने का मैनर अलग होगा। मेरे में मान लो मिल रहा है GACT, GACT, सो GACT। अब ये GACT जो है मेरे में मान लो 10 बार रिपीट करेगा, किसी और पर्सन में भी GACT ना, हाँ GACT, किसी में मान लो 11 बार रिपीट हो, एक बार एक्स्ट्रा रिपीट हो गया तो उसके वजह से वो अलग हो जाएगा मेरे से, ठीक है, सेम नहीं रहेगा। तो वही है कि रिपीटेड सीक्वेंसेस की वजह से ही इंसान एक दूसरे से अलग हो रहा है। दीज आर द स्ट्रेचेस ऑफ DNA सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, बहुत बार रिपीट होते हैं। दे हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस, इनके कोई कोडिंग फंक्शंस नहीं मिलते हैं। दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, जब एनालाइज किया जाता है तो ये रिपीटेड सीक्वेंसेस लाइट कलर के दिखते हैं। डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन का भी ये कारण बनते हैं। About 1.4 million locations have single base DNA, ठीक है, कितने 1.4 मिलियन लोकेशन से जहां पे सिंगल बेस DNA मिल रहे हैं और उनके डिफरेंसेस हैं। दे आर कॉल्ड SNP, सिंगल यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPs भी कहा जाएगा। इसका क्या फंक्शन है? दिस हेल्प टू फाइंड क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। सिंगल बेस के सीक्वेंस हैं, लेकिन ये 1.4 मिलियन रिपीटेड अलग अलग इंसान में मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे GATA करके किसी में 8 बार मिल जाएगा रिपीटेड, किसी में कितनी बार मिल जाएगा, किसी में 9 बार मिल जाएगा, किसी में 10 बार मिल जाएगा, किसी में 20 बार, किसी में 25 बार एंड सो ऑन, ठीक है। तो सिंगल बेस के जो मैंने भी जो एग्जांपल दिया है सिंगल बेस का दिया। मान लो किसी में रिपीटेड सीक्वेंसेस मिल रहे हैं, जैसे पर्सन 1 हो गया, तो इसमें रिपीटेड सीक्वेंस एक जैसे भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। किसी में टी 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 ऐसे, जी 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 कितनी बार भी रिपीटेड हो सकते हैं। किसी में 2 के मैनर में GC 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 GC। अब इस पर्सन में और दूसरा कोई पर्सन है उसमें भी सेम है GC 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 GC। अब इसमें इसके रिपीटेड बढ़ जाएंगे। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 बार रिपीट किए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 बार रिपीट कर रहे हैं। तो इस पर्सन में और इस पर्सन में सीक्वेंस जो है रिपीटेटिव सीक्वेंस, वो मैनर उनका सेम है, लेकिन नंबर ऑफ रिपीटेशंस वो डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 बार रिपीट कर जा रहे हैं, यहाँ पे 6 बार रिपीट कर जा रहे हैं, जबकि रिपीटेड सीक्वेंसेस GC GC हो रहे हैं। तो ये बात समझ पाए कि रिपीटेड सीक्वेंसेस ये जो होते हैं ये किसी भी में हर एक इंसान में अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो वही बात बताई गई है। तो आई होप ये आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में समझ गए होंगे। एक बार मैं समराइज कर दूं कि क्या था इनका मेन और गोल क्या पाया जा रहा था, कि ह्यूमंस का जितना टोटल जीन है उसके सीक्वेंसेस निकालना था, ठीक है। अब उसके सीक्वेंसेस निकालने के लिए इनका अप्रोच था, जैसे कि जितने कोडिंग हैं या तो उनके बारे में पता कर लिया जाए, और कुछ एक दूसरा अप्रोच ऐसा था कि टोटल जानना है, चाहे कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग हो, ठीक है। तो 2 तरीके से मतलब काम किए जा रहे थे। और फिर उसके बाद जब पता चला तो 3 मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स के बारे में पता चला, उनके क्या क्या सीक्वेंसेस पाए जा रहे हैं, कौन क्या काम कर रहा है, कितने प्रोटीन्स बना रहे हैं, कितने सीक्वेंसेस, ये सारी चीजें फाइनली पता चला। 1990 से शुरू होकर के 2003 तक का ये चला,
हालांकि क्रोमोसोम नंबर 1 था, उस पे काम खत्म नहीं हो पाया था, उसके जीन्स के बारे में नहीं पता चल पाया था क्योंकि वो काफी बड़ा क्रोमोसोम था, ठीक है, लार्ज इन साइज था, तो उसका काम खत्म होता है जाकर के 2006 में। सो आई होप ये आप समझ गए होंगे ह्यूमन जीनोम के बारे में। थैंक यू सो मच।